Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटम्स के मॉडल के बारे में। एटम के डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए थे बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चे आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अब साइंटिस्ट क्या करने लगे थे, एटम के मॉडल के ऊपर वर्क करने लगे थे। उनमें से सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपना मॉडल बनाया था एटम को डिस्क्राइब करने के लिए। मॉडल का नेम था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने डिफरेंट मॉडल बनाया एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के बाद बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम बनाया गया, जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब हम एक एक करके इन सब मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल दिया गया था जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने अपने मॉडल में डिस्क्राइब किया कि जो एटम होता है, एटम एक सर्कुलर स्फीयर की फॉर्म में होता है, जिसमें ये स्फीयर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से प्रेजेंट होगा और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होंगे। इस तरीके से जगह जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नंबर इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में कौन से पार्टिकल्स थे? स्फीयर बना हुआ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का था और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें एम्बेडेड थे, जिसके कारण जो ओवरऑल चार्ज था वो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जिससे जो एटम होगा, एटम क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स दोनों का अमाउंट क्या था, इक्वल था। जे थॉमसन ने एक्चुअली अपने मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था। उन्होंने बोला था कि उनका मॉडल एक वाटरमेलन की तरह है, जिसमें वाटरमेलन में जो पिंक कलर का पल्प है, पिंक कलर का पल्प कहलाता है कि वो प्रोटॉन्स थे, और उसमें जो ब्लैक कलर के सीड्स थे, सीड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इवन उन्होंने अपने मॉडल का नाम भी दिया था एज अ प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन अ इक्वल रेशो। अब थॉमसन ने क्या बोला था अपने मॉडल में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पहले बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम के अंदर क्या है, स्फीयर किसका बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज का, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, एम्बेडेड इनटू इट, और नेगेटिवली पार्टिकल्स इसमें एक तरह से जगह जगह प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस ईच अदर। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। सो द एटम एज होल इज न्यूट्रल, जिससे एटम पूरा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। अगर इस एटम में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज ही क्या हो जाएगा, आपस में बैलेंस करेगा। ये आप
फिर क्या कहलाएगा, पूरी तरह एक न्यूट्रल एटम कहलाएगा। हाँ, कुछ टाइम बाद इस थॉमसन मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स पाए गए, जिसके बाद नया मॉडल बना था जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसके बाद हम इसी को डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन के मॉडल को, विच इज द मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल सेकंड मॉडल था, रदरफोर्ड ऑफ एन एटम। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो थॉमसन मॉडल में पाए गए थे। नियर अबाउट 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कुछ एनालिसिस की थॉमसन मॉडल की, और उस एनालिसिस में कुछ ड्रॉबैक्स उसने फाउंड किए कि क्या ड्रॉबैक्स हैं। उस मॉडल में उसने कुछ ड्रॉबैक्स को देखा। ड्रॉबैक्स क्या थे? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम failed to explain how the positive charge holds on the electrons inside the atom। कैसे पॉजिटिव चार्ज क्या था? स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज किस चीज का था? जो स्फीयर था। कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर होल्ड करके रखता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। इट मीन्स, सीधी सी बात है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड ड्रॉबैक था मॉडल का, थ्योरी। जे थॉमसन थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था थॉमसन मॉडल में। वैसे आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, जब उस टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो जे थॉमसन कैसे अपनी थ्योरी में इसको मेंशन करता। बट नाउ डेज एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड मॉडल, विच इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जे थॉमसन मॉडल को एनालाइज किया। एनालिसिस में ये फाउंड किया कि दिस मॉडल वॉज इनकरेक्ट। ये मॉडल क्या था? इनकरेक्ट था। तो रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल प्रपोज किया विच इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर। एक्चुअली रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था या न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद उसने एटम का मॉडल प्रपोज किया था। सबसे पहले अब हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए परफॉर्म किया गया था? टू डिस्कवर द न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज की गई थी? एक्सपेरिमेंट में एक लेड बॉक्स यूज किया गया था। इस लेड बॉक्स के अंदर अल्फा रेज एमिट करने वाला एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया था। सपोज यहाँ पे हीलियम एक एलिमेंट है विच कैन एबल टू एमिट अल्फा रेडिएशंस। जरूरी नहीं है कि हीलियम ही हो, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच कैन एमिट अल्फा रेज, जो अल्फा रेज को एमिट कर सके। लेड बॉक्स के जस्ट अपोजिट एक स्लिट यूज की गई। इस स्लिट में एक छोटा सा पिन होल किया गया, बिल्कुल पिन साइज का होल किया गया। पिन होल के जस्ट सामने यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बनाई गई, जो कि थी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड वर्क करती है एज अ एक्सरे फिल्म की तरह।
आपको पता भी होगा, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। वीडियो कौन सी? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। और इन बिटवीन द जिंक सल्फाइड गोल्ड फॉइल को रखा गया। गोल्ड फॉइल जो थिनेस्ट फॉइल थी गोल्ड एलिमेंट की, थिनेस्ट फॉइल को इसमें रखा गया। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? हीलियम अल्फा रेज एमिट करता है और इतनी स्ट्रांग होती है, चारों तरफ एमिट होती हैं। ये अल्फा में से, इस हीलियम में से चारों तरफ वो रिलीज करती हैं। बट हमने जो स्लिट लगाई है वो स्लिट क्या करती है? ओनली सिंगल बीम को अलाउ करेगी एक एंड से दूसरे एंड तक पास करने के लिए। अब जब एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, मींस अब जैसे ही जो सिंगल बीम होगी हीलियम में से रिलीज होगी, ये गोल्ड फॉइल पे जैसे ही पड़ेगी उसमें से कुछ रेस इस साइड को स्कैटर करेंगी, कुछ इस साइड को, और इस तरीके से वो चारों तरफ स्कैटर हो जाएंगी। बट इसमें से ज़्यादातर रेस क्या होंगी? गोल्ड फॉइल में से क्रॉस करके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे भी जाके पड़ेंगी, क्योंकि जिंक सल्फाइड का काम ही क्या है? इन रेस को आइडेंटिफाई करना। हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई ही इसीलिए। अगर माइक्रोस्कोपिक या थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें इमेज को, रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई किया कि जो गोल्ड का एटम है वो इस तरीके से है, और गोल्ड के एटम में सेंटर जो स्पेस था, यहां से जो रेस थी, एटम का जो सेंटर था, यहां से कुछ रेस क्या कर रही थी? इस तरीके से बाउंस बैक कर रही थी, और कुछ रेस क्या कर रही थी? इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीटली क्रॉस कर रही थी। और इन बिटवीन द स्फीयर रैंडमली कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? प्रेजेंट थे। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी? इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो एटम था, एटम में सेंटर में एक डेफिनेट कंसंट्रेटेड रीजन है। उस रीजन के ऊपर, खुद के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आइडेंटिफाई हुआ? क्योंकि हीलियम की जो अल्फा रेज थी उसकी नेचर भी क्या थी? पॉजिटिव रेज थी। अल्फा रेज जो एमिट की गई थी बाय हीलियम एलिमेंट, वो रेज भी क्या थी? पॉजिटिव थी। अब पॉजिटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्ज थे, वो रिपेल करेंगे। यहाँ पे जाके न्यूक्लियस में जाके ये अल्फा रेज न्यूक्लियस पे ना डल के वहां से रिफ्लेक्ट होके बैक आ रही थी, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, मीन जो स्फीयर था एटम का, वहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं प्रेजेंट था, वहां से वो रेस क्या कर रही थी? आराम से एक एंड से दूसरे एंड में क्रॉस कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट में पहली चीज आइडेंटिफाई हुई कि सेंटर रीजन इज कंसंट्रेटेड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से कंसंट्रेटेड है, और जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। सेकंड चीज आइडेंटिफाई की, या सेकंड चीज को ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम का था वो एम्प्टी था। एम्प्टी, वहां पे रैंडमली कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, बट ज्यादातर स्पेस क्या था? एम्प्टी था। एम्प्टी की वजह से जो अल्फा रेस थे आसानी से क्रॉस कर गई। अब एंड में ये ऑब्जर्व किया गया, एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि जो एटम का होल मास था, होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस, कि सारा का सारा जो मास है वो डिपेंड कर रहा था पूरा का पूरा न्यूक्लियस के ऊपर। एक और चीज ध्यान रखना बेटा इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाई ही यूज्ड अ गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड मेटल को ही क्यों यूज किया? मेटल तो और भी थे, आयरन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल और जिंक, ये सब क्या है? अवेलेबल है। उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं लिया? रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन तो आप समझ गए होंगे, हिंट से पता चल गया होगा। गोल्ड क्या है? हाईली मैलेबल है। हाईली मैलेबल मीन्स विच कैन बी चेंजेस इनटू थिन शेड। दूसरा रीजन ये भी था कि गोल्ड इज अ लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये अल्फा रेज के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सपेरिमेंट में।
लेड बॉक्स के अंदर ही हीलियम को रखा गया। हीलियम को लेड बॉक्स के अंदर इसलिए रखा गया कि इसकी रेज इधर उधर ना फैले, क्योंकि अल्फा अल्फा पार्टिकल रेज एमिट होती रहेंगी, रेडियो एक्टिव है, तो इसकी रेज कहीं भी इधर उधर स्कैटर हो सकती हैं। स्कैटरिंग को प्रिवेंट करने के लिए लेड बॉक्स को यूज़ किया गया, ताकि डायरेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही रेज एमिट हो। और जिंक सल्फाइड का आपको काम पता चल गया कि क्या करता है, एक तरह से स्क्रीन की तरह काम करेगा, एक्सरे स्क्रीन की तरह काम करेगा। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.